हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने पहले 18 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले 18 चैप्टर्स देखें ताकि आपका फाउंडेशन जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर वो स्ट्रांग हो। हमने 1857 का रिवॉल्ट देखा। हमने वो 3 फेजेस जो हिस्टोरियंस इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को डिवाइड करते हैं उसमें से 2 फेजेस हमने कंप्लीट कर लिए। पहला फेज़ हमने देखा द बॉर्डर रेड्स, हमने दूसरा फेज़ देखा द एक्सट्रीमिस्ट। हमने एक्सट्रीमिस्ट और गांधीयंस के बीच का जो फेज़ था रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, हमने उस फेज़ को भी देख लिया था। आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पोस्ट 1905 यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किस तरीके से इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और किस तरीके से इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कम्युनलिज्म यानी कि मजहबों की रंजिश किस तरीके से शुरू हुई। तो आज हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कम्युनलिज्म के आखिरकार कम्युनलिज्म या आइडियोलॉजी होती क्या है। चलिए इसके बारे में जानकारी करते हैं। इट इज़ बेसिकली एन आइडियोलॉजी बिल्कुल विच कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। कम्युनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो लोगों के बीच होती है। उसे होने के लिए या एक आइडियोलॉजी को कम्युनलिज्म कहने के लिए 3 एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। पहला, अ बिलीव दैट पीपल हु फॉलो द सेम रिलीजन हैव कॉमन सेक्युलर इंटरेस्ट, यानी कि एक सोच रखना कि जो एक ही मज़हब के हैं उन सभी के इंटरेस्ट एक ही होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ तो मेरा ये जानना कि पूरे हिंदुओं के इंटरेस्ट एक ही चीज़ में है या पूरे मुसलमानों को इंटरेस्ट एक ही चीज़ में है। These common secular interests of one religion are dissimilar and divergent from the interest of followers of another religion। यानी कि यहाँ पर जो हिंदू के इंटरेस्ट हमने देखे, यहाँ पर मुसलमानों के जो इंटरेस्ट हमने देखे, सेकेंड एलिमेंट ये है कि वो एक दूसरे को ऑपोजिट समझें, यानी कि इनका इंटरेस्ट इनके साथ नहीं जाता और इनका इंटरेस्ट इनके साथ नहीं जाता। इंटरेस्ट ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द डिफरेंट रिलीजन और ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ are seen to be completely incompatible, antagonist and hostiles, यानी कि एक दूसरे के बीच हॉस्टिलिटी हो रही है। मान लेते हैं कि 2 ग्रुप्स हैं, हिंदू और मुस्लिम्स। इनके सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम्स अलग हैं, इनके सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम्स अलग हैं, लेकिन लोगों का ये मानना कि इसमें जो चंद चीज़ें हैं वो इस कम्युनिटी में नहीं हैं, इनके जो रिलीजियस या फिर इनके जो कम्युनिटी के इंटरेस्ट हैं वो इनमें नहीं हैं। तो इस तरीके से एक रिलीजियस डिवाइड बनाने को, उस आइडियोलॉजी को हम कम्युनलिज्म कहते हैं। कम्युनलिज्म इन इंडिया, तो हिंदुस्तान में कम्युनलिज्म का इतिहास कहाँ तक है और कैसे शुरू हुआ, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। कम्युनलिज्म इन इंडिया इज रिजल्ट ऑफ एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, यानी कि एंशियंट और मेडिवल में भले ही हमें अलग अलग रिलीजियन के बिलीफ सिस्टम्स देखने को मिले, लेकिन कम्युनलिज्म वहाँ पर नहीं था। एक दूसरे को वो अटैक ज़रूर करते थे। फॉर एग्जांपल, मेडिवल में आप ले लीजिए, मुग़ल बादशाह है अकबर, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेक्युलर रूलर्स। या फिर एंशियंट आप देख ले, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं या फिर अशोका की बात करते हैं, देयर पॉलिसीज वर वेरी लिबरल। लेकिन कम्युनलिज्म जो एक आइडियोलॉजी है जो डिवाइड करना लोगों को मजहब के नामों में, वो मॉडर्न पॉलिटिक्स का एक रिजल्ट है, which has its roots in partition of Bengal in 1905 and feature of separate electorates under Government of India Act 1909। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जब आए हुए थे, आप अपनी पॉलिटी में इसके बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, यानी कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को सिर्फ मुस्लिम्स ही इलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके का एक प्रावधान दिया गया था इंडियन काउंसिल्स एक्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में, जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस 1909 एक्ट और यहाँ पर बंगाल का पार्टीशन 1905 का, दीज 2 वर द रीजन्स वाई कम्युनलिज्म केम इन इंडिया। Later, British government also appeased various communities through communal award in 1932, which faced strong resistance from Gandhi and others। 1932 में रामसे मैकडोनल्ड जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के, उन्होंने न कि सिर्फ मुसलमानों को बल्कि SC ST दलित वगैरह भी जो उस वक्त ज़माने में थे या फिर सिख कम्युनिटीज़ को भी उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया था। तो कहीं ना कहीं कम्युनल डिस्कॉर्ड और भी ज़्यादा किया गया थ्रू ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। All these acts were done by British government to appease Muslims and other communities for their own political needs। क्योंकि इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी थे तो उन पर जीत हासिल करना, उनकी फ्रेंडली रिलेशंस लेकर रखना इम्पॉसिबल था। तो छोटे छोटे जो कम्युनिटीज़ थे, मुस्लिम, सिख्स वगैरह, तो ब्रिटिश इन दोनों के बीच डिवाइड लाना चाहती थी, इन्हें अपीस करना चाहती थी इनके खिलाफ लड़ने के लिए।
द फीलिंग ऑफ कम्युनलिज्म हैज़ deepened since then, fragmenting the Indian society and being a cause of unrest। तो उस वक्त से लेकर आज तक भी हम कम्युनलिज्म के झमेले में फंसे हुए हैं। डिवाइड एंड रूल, तो ये इस पॉलिसी का कितना महत्व है ब्रिटिश राज में, आइए जानते हैं। ब्रिटिश अथॉरिटीज सपोर्टेड कम्युनल फीलिंग्स एंड डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी फॉर देयर अथॉरिटेटिव रूलिंग। बिल्कुल, कम्युनल डिमांड्स वर एक्सेप्टेड, थस पॉलिटिकली स्ट्रेंथनिंग कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि इनडायरेक्टली जैसे इंडियन मुस्लिम लीग की हमने बात की या फिर हिंदू महासभा, आगे के स्लाइड्स में हम इसके बारे में बात करेंगे। इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस को इनडायरेक्टली बढ़ावा देने का काम ब्रिटिश राज ने ही किया था। इवन द कम्युनल राइट्स वर नॉट क्रश्ड। 1857 की म्यूटिनी में हमने देखा कि ब्रूटली क्रश किया गया था, क्योंकि यह सिविल रिबेलियन था। हर आदमी जो था, हिंदू हो या मुस्लिम, वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहा था, तो इसे जो था वो क्रश करने की ज़रूरत थी। लेकिन कई कम्युनल रिलेटेड राइट्स भी होते थे, लेकिन ब्रिटिश उन्हें क्रश नहीं करता था, बस ऐसे ही छोड़ देता कि हिंदू मुसलमान लड़ जाएं और उन्हीं के बीच मर जाएं, हमें इनसे क्या लेना देना। Initially meant as channel for providing services to colonialism and the जागीरदार class, later was used for dividing India into two। जो कम्युनलिज्म पहले जागीरदार या कॉलोनियलिस्ट क्लास को अपीस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो बाद में हिंदुस्तान के दो टुकड़े करने के लिए खेला गया था। आगे के स्लाइड्स में हम इसके बारे में जानेंगे। द हिंदू कार्ड, तो आइए जानते हैं कि पहले कहाँ से शुरू होता है ये कम्युनल डिस्कॉर्ड। द वंदे मातरम कंट्रोवर्सी, बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी हुई बहुत ही अच्छी नॉवल है जिसमें उन्होंने सन्यासी रेबेलियन के बारे में लिखा था। लेकिन वंदे मातरम जो उन्होंने लिखा, ये एक बंगाल के जो बिलीफ सिस्टम में जो है वो एक माँ दुर्गा को उन्होंने अपने ख्याल में रखकर हिंदुस्तान को एक गॉडेस का पिक्चर दिया। और इस्लाम एक मोनोथेइस्टिक रिलीजियन है जिसमें सिवाय एक भगवान के या एक खुदा के किसी दूसरे की प्रार्थना नहीं की जा सकती। तो वंदे मातरम के कई ऐसी टर्मिनोलॉजीज थे जो उस दुर्गा माता के या फिर गॉडेस, जिसे इंडियन गॉडेस उस वक्त जो कहा जाता था, उनके प्राइज में लिखा गया था। तो ये मुसलमानों को ये बात पसंद नहीं आती थी, क्योंकि ये उनके रिलीजियस लाइन के खिलाफ था। तो कहीं ना कहीं वंदे मातरम कंट्रोवर्सी पहली जो थी जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बीच डिस्कॉर्ड देखा गया, लेकिन अभी भी वो यूनिटी के साथ ही थे। द आर्य समाज एंड शुद्धि मूवमेंट्स, तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी ने रखा था। तो कहीं ना कहीं ये भी हिंदू समाज के रेवोल्यूशनरी तरीक़ों में या फिर हिंदू समाज को एक रेवोल्यूशनराइज करने के लिए, एक नई सोच देने के लिए बनाया गया था। शुद्धि मूवमेंट्स, तो जितने भी हिंदू जो उस वक्त मुस्लिम कन्वर्ट हुए थे या फिर इस्लाम को जिन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ था, उन्हें वापस से हिंदू फोल्ड में कन्वर्ट किया जाता था यूजिंग दिस शुद्धि मूवमेंट। तो द फर्स्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इनफैक्ट स्टार्टेड विद दिस शुद्धि मूवमेंट ऑफ आर्य समाज। 1905 पार्टीशन एंड पेट्रियोटिज्म थ्रू हिंदू नेशनलिज्म, कहीं ना कहीं पूजा, गणेश पूजा जो उस वक्त बाला गंगाधर तिलक जी ने रखाई गई थी ताकि पंडाल्स रखाए जाए, लोग जमा हो, उस गणेश पंडाल से जो थे वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाते थे। उनकी सोच तो अच्छी थी, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं एक रिलीजियस मैसेज जा चुका था। एंड शिवाजी महोत्सव भी, यानी कि बर्थडे ऑफ शिवाजी जयंती भी बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता था। एंड टेकिंग डिपेंड गंगा, तो कहीं ना कहीं वंदे मातरम मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहे थे पोस्ट 1905 बंगाल पार्टीशन के बाद, तो ये चंद चीज़ें थी जो मुस्लिम बिलीफ सिस्टम या फेथ्स के खिलाफ जा रही थी। तो समवेयर दे वर स्टैंडिंग अलूफ एंड अपार्ट, ये नहीं कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे इंडिपेंडेंस मूवमेंट को, वो सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं देवर इनडिफरेंट टू दीज थिंग्स, क्योंकि हिंदू नेशनलिज्म को इंडियन नेशनलिज्म में मिलाना गलत वो मानते थे, क्योंकि हिंदू रिलीजियस सिस्टम को, बिलीफ सिस्टम को वो नेशनलिज्म सिस्टम का एक हिस्सा बनाने की कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कोशिश हो रही थी। These few components were gradually letting away the secular texture of Indian independence movement। हमने जितने भी देखे यहाँ पर, चाहे वो शुद्धि मूवमेंट हो, वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी हो, गणेश पूजा वगैरह, इसमें सेक्युलर टेक्सचर जा रहा था, लेकिन हिंदू मुस्लिम की यूनिटी नहीं जा रही थी। लेकिन जो बिगेस्ट स्ट्रोक आता है कम्युनलिज्म का, वो द मुस्लिम कार्ड, यानी कि आगे की स्लाइड में इसके बारे में पढ़ेंगे, थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग। तो आइए जानते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, द अल्टीमेट मुस्लिम कार्ड प्लेड ड्यूरिंग द स्ट्रगल। हमने इतने हिंदू कार्ड्स देखे, यानी कि वंदे मातरम मूवमेंट वगैरह वगैरह जो चल रहा था, देवर टू सम एक्सटेंट, लेकिन एक फुल फ्लेज्ड तरीके से एक तरीके में एक अनाउंस कर देना कि हमारा पॉलिटिक्स मुस्लिम पॉलिटिक्स है डायरेक्टली, वो सबसे पहले अल्टीमेट तौर पर से किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। द मास्टर स्ट्रोक ऑफ कम्युनलाइजिंग इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, बिल्कुल
इट वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश्ड इन 1909 इन ब्रिटिश इंडिया। जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की पार्टीशन की थी तो ढाका यानी कि आज का जो ढाका है बांग्लादेश का, वहाँ पर ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की एस्टेब्लिशमेंट या स्थापना की गई थी। अभी मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही थे, मुस्लिम लीग में वो ज्वाइन नहीं किया था उन्होंने। Its strong advocacy for establishment of a separate Muslim majority nation state, Pakistan successfully led to partition of India in 1947 by British Empire। तो 1905 में जो महज कम्युनल कार्ड लेकर आए हुए थे, आखिरकार हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए। द ओरिजिन, आइए इस पार्टी के ओरिजिन के बारे में जानते हैं। The party was formed in Dhaka, now in Bangladesh, many years after the death of Sayyid Ahmad Khan, who was central figure for formation of the Aligarh Muslim University। हमने रिफॉर्म मूवमेंट्स में देखा, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में सर सैयद अहमद खान के बारे में जाना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ रेवोल्यूशनरी या फिर अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में हम ये देखा। कहीं ना कहीं वो मुस्लिम समाज को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्हीं लाइंस पर जो है ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इट रिमेंड एन एलाइटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंटिल 1937, यानी कि राजे रजवाड़ों की, यानी कि उस मुस्लिम नवाब जो थे वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, एलाइटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी टिल 1937। व्हेन द लीडरशिप बिगैन मोबिलाइजिंग मुस्लिम मासेस एंड द लीग देन बिकेम अ पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि 1937 तक जो थे वो एक महज ऑर्गेनाइजेशन तक था, पॉलिटिकल पार्टी तो थी लेकिन मास मोबिलाइजेशन नहीं था। पोस्ट 1937 जब लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस चले, बाद उसके इंडियन मुस्लिम लीग स्टार्टेड प्लेइंग अ प्रोमिनेंट रोल। In 1930s, the idea of a separate nation state and influential philosopher Sir Muhammad Iqbal's vision of uniting the 4 provinces in northwest British India, यानी कि आज का जो पाकिस्तान का एरिया है, further supported the rationale of two nation theory, aligning with same ideas proposed by V.D. Savarkar in 1920। अल्लामा इकबाल या सर मोहम्मद इकबाल जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जिन्होंने लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने एस्टैब्लिशमेंट को इन्हीं से जोड़ता है, इन्हें अपना स्पिरिचुअल गाइड मानता है। एक्टिविटीज़ तो आइए देखते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वो कौन सी एक्टिविटीज़ थी या फिर वो कौन से अचीवमेंट्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। द मुस्लिम लीग्स insistence on separate electorates and reserved seats in imperial councils were granted in Indian Councils Act 1909 after the league held protest in India and lobbied in London। नवाबों का एलाइटिस्ट सेक्शन था, बड़ी पार्टी थी, तो कहीं ना कहीं लंदन में वो लोग लॉबी कर रहे थे कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल में देखा कि ईस्टर्न बांग्लादेश या फिर ईस्टर्न बंगाल के जो लोग थे वो गरीब थे और ज़्यादातर मुस्लिम्स जो वहाँ पर थे वो पुअर थे व्हेन कंपेयर्ड विद हिंदूज ऑफ वेस्टर्न बंगाल। तो ये एक बहाना मिल गया था नवाबों को उस वक्त के, जहाँ ज़्यादातर जो बांग्लादेश के एरिया के थे, तो उन्होंने लॉबी किया और सबसे पहला या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो हुई वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थी मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स में। खिलाफत कोऑपरेशन, हालांकि ये अभी जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि 1937 तक भी एलाइटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो कहीं ना कहीं इन्होंने खिलाफत मूवमेंट में कोऑपरेशन किया था। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो था गांधी जी के नेतृत्व में 1920s में हुआ था, इंडियन मुस्लिम लीग ने उसे सपोर्ट किया था। लखनऊ पैक्ट ऑफ 1914, लखनऊ में एक पैक्ट हुआ था INC और IML का, जहाँ पर इन दोनों ने एक कॉमन टर्म्स पर आ गए, ये कह करके मिलकर जो है हम इंडियन इंडिपेंडेंस की लड़ाई करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना became disillusioned with politics after the failure of his attempt to form a Hindu-Muslim alliance and he spent most of his 1920s in Britain। तो अभी मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो इंडियन मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं हुए थे, तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के अलायंस को फोर्स करने में वो फेल हो रहे थे। तो दिस इज़ व्हाट मेंट हिम डिल्यूजन कि भाई नहीं, दो कंट्रीज़ की बहुत ज़रूरी है, या फिर हिंदू आइडेंटिटी अलग है, मुस्लिम आइडेंटिटी अलग है, दोनों के इंटरेस्ट अलग हैं, तो इसी तरीके से हमें मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। द लीग रिजेक्टेड द कमिटीज रिपोर्ट, द नेहरू रिपोर्ट इन 1928। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी 1928 में, वेयर ही स्पोक ऑफ डोमिनियन स्टेटस टू बी गिवन फॉर इंडिया। कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को भी उन्होंने एड्रेस किया हुआ था कि कहीं ना कहीं सेपरेट इलेक्टोरेट्स वगैरह जितने भी कन्फ्यूजन जो चल रहे थे कम्युनल टेक्सचर को लेकर, उसमें इन्होंने सॉल्व करने की, जवाब देने की कोशिश की हुई थी। नो रिकन्सिलिएशन फेज, 1930s में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो कहीं ना कहीं इंडियन मुस्लिम लीग अपने ही तौर पर नॉन कोऑपरेशन की, नो रिकन्सिलिएशन फेज, यानी कि ना कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से चल रही थी और ना खुद का कोई एजेंडा स्पेसिफिक था। इट वॉज ऑल्सो इन दिस फेज व्हेन मोहम्मद अली जिन्ना जॉइंड इंडियन मुस्लिम लीग।
द बर्थ ऑफ टू नेशन थियरी इन 1940s। तो 1905 में जो ढाका में 1906 में जो ढाका में एक छोटी पॉलिटिकल पार्टी की तरह जिसने पैदाइश ली, वो 1940s में यानी कि 1947 में पाकिस्तान का एक सेपरेट स्टेट बनाती है। पोस्ट 1947 तो इंडियन मुस्लिम लीग, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का हुआ क्या? After the partition of British Indian Empire, the Muslim League played a major role in giving birth to modern conservatism in Pakistan and the introduction of democratic process in country। तो जिस तरीके से उन्होंने ख्वाब देखे थे पाकिस्तान के, वो पूरा हुआ। The Pakistani incarnation was originally led by the founder of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, and later by Prime Minister Liaquat Ali Khan, but suffered from ill fate following the military intervention in 1958। तो 1958 के बाद पाकिस्तान के हालात बहुत बिगड़ गए कॉन्स्टेंटली, जैसे मिलिट्री जनरल ज़ियाउल हक है या फिर अयूब खान है, तो इस तरीके के मिलिट्री डिक्टेटर्स जो है सीन पर आना शुरू हो गए। तो आइए हिंदुस्तान में ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का क्या है शुरुआत देखते हैं। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज डिसबैंडेड, यानी कि डिसबैंड किया गया, छोड़ दिया गया। इट वॉज सक्सीडेड बाई इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इन न्यू इंडिया। आज भी केरला में ये पार्टी एक्टिव है। Indian Union Muslim League contests Indian general elections under the Indian Constitution. The party has always had a constant, if small, presence in Indian Parliament. कभी कभार 2 या 3 सीटें भी MPs की ये जीत जाते हैं लोकसभा में। हिंदू महासभा, आइए द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मास्टर स्ट्रोक इन कम्युनलाइजिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इट वॉज हिंदू महासभा। द ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ हिंदू कम्युनिटी। 1906 में जो है, हम आगे इसके बारे में देखते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम लीग इन 1906 एंड द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट क्रिएशन ऑफ सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट्स अंडर द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। तो 1914 1913 में जो है कहीं ना कहीं हिंदू ग्रुप के या फिर हिंदू कम्युनिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया था जिसे हिंदू महासभा का नाम दिया गया था। 1906 में जब इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई चंद इंटेलेक्चुअल्स जो हिंदू कम्युनिटी के थे। उन्हें वो भी चाहते थे कि हिंदू में भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो। द ऑर्गेनाइजेशन वॉज ओरिजिनली कॉल्ड सर्वदेशिक हिंदू सभा, हिंदू असेंबली फॉर द एंटायर कंट्री। In 1929 it changed to the present name अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ऑल इंडिया हिंदू ग्रैंड असेंबली। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये वीडी सावरकर की पिक्चर है। द हिंदू महासभा डिड नॉट सपोर्ट द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कहीं ना कहीं या तो खुद की वो लॉबिंग करते थे ब्रिटिश के खिलाफ, या फिर कई क्रूशियल मोमेंट चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस वगैरह का हो, वो ब्रिटिश की सपोर्ट करने लगते थे गांधी जी और उनके एक्टिविटीज़ के खिलाफ। यानी कि कहीं ना कहीं आउटराइटली अगर इंडियन मुस्लिम लीग अपनी ही पॉलिटिक्स में जमे हुए थे मुस्लिम प्रोटेक्शनिज्म के लिए, तो हिंदू महासभा का कोई एजेंडा ही नहीं था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि हमें इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट सपोर्ट करना है, ब्रिटिश के खिलाफ जाना है, या इंडियंस को सपोर्ट करना है, या हमें करना क्या चाहिए। द महासभा प्रमोटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदुत्व, अ हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप्ड बाई इट्स प्री एमिनेंट लीडर वी.डी. सावरकर। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये वी.डी. सावरकर की पिक्चर है। यानी कि एक हिंदू आइडियोलॉजी के बेस्ड पर हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी, इन विच लेटर ऑन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर जिन्होंने 1950s तक भी पंडित नेहरू का साथ दिया था, पोस्ट 1950s जो है वो हिंदू महासभा में ज्वाइन करते हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है, जो कि आज का भारतीय जनता पार्टी है। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी इंडियन मुस्लिम लीग और कम्युनलिज्म इन इंडिया के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।